मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है ये भी बहुत स्ट्रगलिंग थी। मैं अपने अनुभव से बताती हूँ, हो सकता है कई पर्सन्स के लिए ये इजी भी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो मैंने अपने आसपास देखे हैं उनकी स्पिरिचुअल जर्नी टफ ही हुई, क्योंकि एकदम से इस इल्यूजन से बाहर निकलना, इस संसार के इल्यूजन से बाहर निकलना इजी नहीं। तो छोटी जब मैं थी तो ज्यादातर मुझे एक आध ही मिला, क्योंकि पापा अपने जॉब में बिजी रहते थे, मम्मा अपने कामों में बिजी रहती थी, तो मेरे को टाइम बहुत कम मिला किसी के साथ भी। तो कम टाइम मिलने के कारण मेरा अपने आप के साथ एक कनेक्शन हुआ। पापा मेरे कहते थे कि बस आपको दो ही काम करने हैं, या तो घर का काम करोगे या पढ़ोगे, बस इसके अलावा तीसरा कोई भी काम आपकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। तो इन सारी बातों से मैं अपने अंदर जाना शुरू हो गई, क्योंकि जब बाहर किसी के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं हो रहा तो नेचुरली आप या तो डिप्रेशन में जाओगे या फिर आपके अंदर का रास्ता कोई ना कोई खुल जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आया कि मुझे अंदर से वही फिरोजपुर में ही, मैं जहाँ साधना में जाती थी वही उसी रूम में अंदर से ओशो के साथ जो सारी साधना चल रही थी, और एक दिन ओशो ने बोला कि अब छोड़ दे मेरा हाथ, अब मेरा काम पूरा हुआ, अब लास्ट जंप तेरा लगना है तो वो तेरा अकेले ही लगेगा। उसी टाइम मैंने उनका हाथ छोड़ा और मैं ब्लैंक हो गई। मुझे लगा कि बस मैं भूल गई कि ओशो कौन है। इसी को शून्य की स्थिति कहते हैं, जब हम खाली हो जाते हैं, जब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बचता। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है माइंड मैटर्स चैनल 2025 में। आज हम एक बहुत अच्छा सा पॉडकास्ट करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड। कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हम अपने भीतर कैसे जाएं, कैसे खुद को जानें। इन सब का जवाब देने के लिए अपनी प्यारी सी मैम टिम्पल सचदेवा के साथ, और वो हमारे सभी क्वेश्चंस का आंसर देंगे। जो भी आजकल आज की यूथ के मन में क्वेश्चंस होंगे वो मैं अपने थ्रू पूछूंगा। ये सिर्फ यूथ के क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये हर एज ग्रुप के क्वेश्चंस होंगे। तो जो भी किसी के मन में क्वेश्चंस होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम उसको पूछ नहीं पाते। तो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं नरेंद्र जी ने, ये पूछेंगे और उसके जवाब जो भी एग्जिस्टेंस की तरफ से आएंगे, क्योंकि मैं कुछ भी सोच समझ कर नहीं बैठी हूं, ना ही मैंने इनसे क्वेश्चंस पूछे हैं कि इन्होंने क्या पूछना है। तो जो भी हमारी जर्नल डिस्कशन होगी, जो भी अस्तित्व की तरफ से उसके आंसर्स आएंगे, आई होप उससे बहुत सारे साधकों को और बहुत सारे लोगों को, आम लोगों को भी जो साधना करते हैं उनको तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन और भी बहुत सारे जो आम लोग हैं जो क्वेश्चन नहीं करते हैं, उनके अंदर बहुत कुछ चलता है लेकिन वो क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो आई होप उनको भी बहुत सारी मदद मिलेगी। तो नरेंद्र जी, हाँ जी, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। तो माँ, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हमें स्पिरिचुअलिटी के राह पर चलने के लिए कैसा होना पड़ता है, क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं। तो नरेंद्र जी ने ये पूछा है कि स्पिरिचुअलिटी की राह पर चलने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो देखिए, हम जब पैदा होते हैं एक छोटे भोले बच्चे की तरह होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे ऊपर लेयर्स चढ़ती जाती हैं। सबसे पहले हमारा सामना जो है वो अपने परिवार वाले मेंबर्स के साथ होता है। हमें ये सब कुछ हमें पीछे से ही मिलता है, कैसे पेरेंट्स हैं। हाँ, कुछ आत्माएं होती हैं, कुछ सोल्स होती हैं जो कि बहुत मैच्योर सोल्स होती हैं, और वो खुद अपने पेरेंट्स चुनती हैं, वो खुद अपना गर्भ चुनती हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं, ज्यादातर सोल्स जो हैं, वो अपना कुछ नहीं चुन पाती, क्योंकि इमेच्योर होती हैं। और जहां पर भी उनको जन्म मिलता है अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से उनका जन्म हो जाता है। और जब वो इस धरा पर आती हैं, एक कॉमन मैन की बात करें, एक सिंपल आम आदमी की बात करें, तो जब वो इस धरती पर बच्चा जन्म लेता है तो उसको सबसे पहले अपने पेरेंट्स मिलते हैं, अपना परिवार मिलता है, और उसके परिवार में जो भी संस्कार हैं वो उसको देने की कोशिश की जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है तब तो बिल्कुल भोला सा बच्चा होता है, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर उसके परिवार का असर होना शुरू हो जाता है। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है तो समाज में निकलता है, तो समाज का इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें काफी कुछ जो है उसका अपना नहीं होता, सब कुछ उधार ही होता है। लेकिन इसमें कुछ परसेंटेज जो है वो पीछे से लेकर आता है।
पिछले जन्म में उसने किस तरह से जीवन जिया है, कुछ छाप उसकी भी छूटी होती है। तो स्पिरिचुअलिज्म के रास्ते पर चलने के लिए, स्पिरिचुअलिज्म का रास्ता मीन्स कि उसको खुद को जानना है। अभी तक तो वो जो भी है समाज का दिया हुआ है, उसके पेरेंट्स का दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सारी चीजों के अलावा उसका अपना क्या है, वो कौन है, उसके अंदर ये क्वेश्चन जब उठता है तो वो स्पिरिचुअलिटी की राह पर चलता है। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले उठना बहुत जरूरी है स्पिरिचुअल होने के लिए, कि ये जो मैं खुली आंखों से ये पूरा संसार देख रहा हूं, जिसमें कि उसको दुख ही दुख नजर आते हैं, हर चीज में उसको दुख नजर आता है। तो ये जो दुख उसको नजर आता है वो उसके भीतर ये क्वेश्चन पैदा करता है कि ये है क्या, ये क्या हो रहा है, तो एक्चुअली मैं कौन हूं। तो जब वो अपनी खोज पर निकलता है तब उसको पता चलता है कि ये जो सब मैं अपने आसपास देख रहा हूं ये तो है ही नहीं, ये तो सब इल्यूजन है। तो स्पिरिचुअलिटी की राह पर चलने के लिए आपको वही छोटा भोला बच्चा बनना होगा, जिसके अंदर कोई वैर विरोध नहीं होता। अगर वो, उसको कोई कुछ कह भी लेता है, उसकी लड़ाई भी हो जाती है, तो दूसरे ही पल वो सब कुछ भूल जाता है, उसको कुछ याद नहीं रहता कि मेरी इसके साथ। आप अपने बचपन को देखिए, जब आप छोटे थे आपकी अपने दोस्तों के साथ लड़ाई हो जाती थी या पेरेंट्स के साथ लड़ाई हो जाती थी, तो थोड़ी ही देर के बाद आप भूल जाते थे, वो लेयर जमती नहीं थी आपके अंदर, इकट्ठी नहीं होती थी। अब थोड़ी ही देर के बाद फिर से हंस खेल के उस पर्सन के साथ बोलना शुरू कर देते थे, अपने दोस्तों के साथ फिर से खेलना शुरू कर देते थे। तो वही आपको वापस जाना होगा, वही ईमानदारी, वही ऑनेस्टी आपको अपने भीतर लानी होगी, वही भोलापन आपको अपने भीतर लाना होगा, वही क्लींजिंग करनी होगी। तभी आप इस साफ सुथरी राह पर चल सकते हैं। जी। हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी से रिलेटेड मेरा अगला क्वेश्चन है कि आपने कहा कि हमें एक छोटे बच्चे की तरह हो जाना पड़ेगा अपने, जो भी हमें कोई अगर अच्छा कहता है, मतलब कोई हमें, छोटा बच्चे हैं हम, तो हमें कोई अगर डांट रहा है तो हमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ नहीं सोचते, हमारे अंदर कोई विकार नहीं होता। तो हम कैसे बड़े होकर, आज की यूथ के ऊपर बताएं आप कि कितना गुस्सा है आज की यूथ में, झट से मतलब कोई टीचर भी उसको डांट भी ले, थोड़ा सा हाथ भी लगाते तो उल्टा कैसे जवाब देता है, आपको पता ही है आज की यूथ का। तो आप मुझे बताएं कि एक आम इंसान कैसे इन विकारों से मुक्त हो सकता है, कैसे अपने मन को खाली कर सकता है और इस परमात्मा को जान सकता है। जी, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपने किया है। तो हाँ नरेंद्र जी जी। ये पूछना चाहते हैं कि ये तो चलो हो गया, एक छोटे भोले बच्चे की तरह बनना है, लेकिन जब उसकी वो ब्रॉटअप हो गया, उसकी वो बड़ा हो गया है, तो अब उसके सामने जो सिचुएशन है कि किसी की बात को भी वो टॉलरेट नहीं कर पाता, कोई भी अगर कुछ कह दे तो वो उल्टा जवाब देता है या लड़ाई करता है, तो अब क्या किया जाए। अब मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे ही हैं कि उनको अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद को जाना नहीं है, उनको पता नहीं है कि मैं कौन हूं। अब ये तो चलो बाद की बात आती है, लेकिन पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है कि हमें इतना गुस्सा आता है, हम किसी की बात सुन नहीं पाते, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो अब क्या करना है, अब आपको अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा 10 मिनट का या 15 मिनट का एक पॉज मूवमेंट रखना पड़ेगा। पॉज मूवमेंट मीन्स कि आप रोज जो भी कर रहे हैं उसमें कंटिन्यूसली आपका ब्रेन चल रहा है, कंटिन्यूसली आपका माइंड काम कर रहा है, उसको रेस्ट नहीं मिलती। आपको पता है कि हम अपने पूरे बॉडी के पार्ट्स को रेस्ट देते हैं जब पूरा दिन हम थक जाते हैं, कुछ भी करते हैं, चाहे कोई ऑफिस जाता है, चाहे कोई काम करता है, चाहे कोई लेबर करता है, चाहे कोई घर का काम करता है, तो एक लिमिट होती है जब तक वो काम कर पाता है, उसके बाद उसका बॉडी जवाब दे जाता है, तो वो सो जाता है। जब वो सो जाता है तो उसके सारे शरीर के अंगों को
रेस्ट मिल जाती है। लेकिन एक पार्ट है हमारी बॉडी का जिसको रेस्ट नहीं मिलती है, वो है हमारा माइंड। उसको रेस्ट नहीं मिलती है क्योंकि वो रात को भी चलता है, वो सपनों के रूप में चलता है, कुछ ना कुछ उसके भीतर चलता ही रहता है। तो अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग को एक अच्छी लाइफ जीनी है, अब उसको ध्यान व्यान का कुछ नहीं पता है, उसको नहीं पता मेडिटेशन क्या होती है, और ना ही वो ये वर्ड सुनना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड इतना तेज भाग रहा है। और मेडिटेशन क्या करती है? वो रोकती है, वो ठहराव है। मेडिटेशन का क्या मतलब है? इस माइंड का ठहराव। तो अब वो उसको आता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा उसको? 2 मिनट चाहे अपने आप के साथ जस्ट चुप करके बैठ जाए। अगर माइंड अंदर घूम भी रहा है, उसको घूमने दे, लेकिन 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट वो अपने आप के साथ बैठे। तो उसको धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा कि ये मेरा माइंड क्या है, मैं क्या हूं, ये दुनिया क्या है जो भाग रही है। ये चीज कोशिश हमें करनी चाहिए कि छोटे बच्चे जब होते हैं तभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन ये हमारे समाज की विडंबना है, ये मनुष्य जाति की विडंबना है कि उसको पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। उसका माइंड जो है, जिस तरह से भी उसको ट्रेंड कर दिया जाता है, वो उसी तरह से चलना शुरू हो जाता है। तो अगर उसको अपनी ये फिजिकल लाइफ, क्योंकि उसकी आंखों के सामने अपनी ये फिजिकल लाइफ ही दिख रही है उसको, और इसके बियॉन्ड उसको जाना ही नहीं है, वो जाना ही नहीं चाहता। तो इट्स ओके, अगर वो इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहता तो एटलीस्ट वो फिजिकल लाइफ तो अच्छी गुजारना चाहता है। तो उसको अपनी फिजिकल लाइफ अच्छी गुजारने के लिए थोड़ी देर अपने आप के साथ बैठना होगा। यही कारण है कि जब उसका माइंड रुकता नहीं है, उसको अपने आप के साथ बैठना नहीं आता, तो वो अल्कोहल लेता है। क्योंकि माइंड को भी रेस्ट चाहिए, और कुछ उसको करना नहीं आता तो वो फिर ड्रिंक करता है, ताकि थोड़ी देर के लिए सही वो अपने आप को भूल जाए, उसका माइंड, उसका मन शांत हो जाए, और वो फिर से दोबारा से इस फिजिकल लाइफ को जीने के काबिल हो जाए। अदरवाइज तो जो वो एनर्जी रात को सो कर लेता है, वो इतनी जगह पर वेस्ट कर देता है कि वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। यही कारण है कि आजकल मनुष्य की लाइफ बहुत कम हो गई है। पहले मनुष्य को ध्यान करना आता था, साधु संत तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, उनकी उम्र बहुत लंबी होती थी। यही कारण है कि आज उम्र बहुत छोटी हो गई। तो थोड़ी देर के लिए पॉज मोमेंट लेने पड़ेंगे, थोड़ी देर के लिए अपने आप के साथ समय गुजारना होगा, चाहे कहीं भी किसी भी शांत जगह पर जाकर चुपचाप बैठ जाएं, क्योंकि शुरू के लिए अभी आपके लिए इतना ही काफी। जी। हाँ जी माँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं कि आपने कैसे अपनी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत की, कैसे आप जी। इस राह पर चले, और कैसे आपने खुद को जाना, आपने उस परमात्मा को जाना। क्या ये, और इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन और जोड़ना चाहूंगा कि क्यों जरूरी है कि हर इंसान अपने आप को जाने या उस परमात्मा को जाने। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है नरेंद्र जी आपने। और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार यूट्यूब चैनल पे, जो मेरा चैनल है माइंड मैटर्स 2025, उस पे जो मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, बहुत सारे साधकों ने ये क्वेश्चन किया है कि प्लीज आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताएं। तो मुझे था कि जब भी भाव उठेगा या जब भी सही समय होगा तब मैं इस जर्नी को एक्सप्लेन करूंगी। तो मुझे लगता है कि ये आज ही ये सही समय है, और अस्तित्व ने एक हाँ बार जी। फिर से आपके थ्रू ये क्वेश्चन करवाया है। तो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी कि मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है ये भी बहुत स्ट्रगलिंग थी। ये स्पिरिचुअल जर्नी इतनी हाँ आसान नहीं होती। अगर हम कहें कि बहुत जल्दी से हम स्पिरिचुअल जर्नी कर सकते हैं, तो ये इतना इजी काम नहीं है।
मैं अपने अनुभव से बताती हूँ। हो सकता है कई पर्सन्स के लिए ये इजी भी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो मैंने अपने आसपास देखे हैं, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी टफ ही होती है, क्योंकि हाँ जी। एकदम से इस इल्यूजन से बाहर निकलना, इस संसार के इल्यूजन से बाहर निकलना इजी नहीं है, टफ है। तो मेरा भी बचपन जो है वो बहुत स्ट्रगलिंग था, काफी स्ट्रगलिंग बचपन था मेरा। मुझे शुरू से ही ऐसा लगता था, एक बहुत बड़े भरे पूरे परिवार में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मुझे वहां पर ऐसा लगता था कि ठीक है, मेरे दो मेरे ब्रदर हैं, एक मेरी सिस्टर है, मम्मा पापा, और पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, बहुत बड़ी फैमिली थी। लेकिन मुझे कभी भी ये नहीं लगा था कि मैं इनका ही हिस्सा हूँ। ये बचपन से ही था मेरे अंदर, क्योंकि ये हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है माय डियर, जब आप ध्यान में उतरेंगे, थोड़ा गहरे उतरेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये पीछे से चल रही होती है। तो मुझे कभी भी किसी के साथ भी अटैचमेंट नहीं हुई। कुछ मेन रिश्ते होते हैं हमारे, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पेरेंट्स के साथ सबसे पहला रिलेशनशिप बनता है। भाई बहन के साथ तो बाद में बनता है, अगर भाई बहन आपके बड़े हैं तो उस टाइम बनना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर आप ही सबसे बड़े हो घर पे, तो सबसे पहले आपका जो अटैचमेंट है वो अपने पेरेंट्स के साथ होता है। तो था, दुनिया के लेवल पर था जो भी था, लेकिन इंटरनली मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं हूँ। मैं अपने रूम में अगर छोटी जब मैं थी तो ज्यादातर मुझे एकांत ही मिला, क्योंकि पापा अपने जॉब में बिजी रहते थे, मम्मा अपने कामों में बिजी रहती थी, तो मेरे को टाइम बहुत कम मिला किसी के साथ भी। तो कम टाइम मिलने के कारण मेरा अपने आप के साथ एक कनेक्शन हुआ। और थोड़ा पहले के टाइम पे पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट होते थे, वो ये चाहते थे कि अगर बेटी का जन्म हुआ है तो बेटी किसी के साथ बात ना करे, क्योंकि उनके अंदर जो एक कंडीशनिंग होती है कि जो लड़कियां होती हैं वो बस अपने आप में ही रहनी चाहिए, क्योंकि एक सिंपल जो हमारे उनके भीतर जो बैठा हुआ था कि बस ये बड़ी होगी, इसको पढ़ाई लिखाएंगे और इसकी शादी कर देंगे। तो शादी करनी है, इसको अगले घर जाना है, तो इसको ज्यादा एक्सपोज नहीं करना है, इसको किसी के साथ बातचीत नहीं करने देनी है, बस चुपचाप ये रहे। पापा मेरे कहते थे कि बस आपको दो ही काम करने हैं, या तो घर का काम करोगे या पढ़ोगे, बस इसके अलावा तीसरा कोई भी काम आपकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। उनका जो थॉट प्रोसेस था वो अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंगली ठीक थे। लेकिन मैं भी एक, जैसे दूसरे बच्चे होते हैं वैसे मैं भी एक बच्चा, उसके अंदर मेरे अंदर भी था कि मैं भी सबके साथ खेलूं, सबके साथ बात करूं, लेकिन मुझे ये अलाउड नहीं था। अगर मुझे स्कूल भी भेजते थे तो मुझे ये बहुत समझा बुझा कर भेजा जाता था कि आपको वहां फ्रेंड्स नहीं बनाने, आप घर भी आ गए हो तो ये मेरे ऊपर पूरी रिस्ट्रिक्शन थी कि आप किसी के घर नहीं जाओगे, बस अपने घर पे ही रहोगे। आपको या तो घर का काम कर लीजिए और या फिर आप पढ़ लीजिए, बस ये दो काम ही आपको करने हैं। तो इन सारी बातों से मैं अपने अंदर जाना शुरू हो गई, क्योंकि जब बाहर किसी के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं हो रहा, तो नेचुरली आप या तो डिप्रेशन में जाओगे या फिर आपके अंदर का रास्ता कोई ना कोई खुल जाएगा। तो थोड़ा डिप्रेशन भी होता था कि जैसे सब बच्चे खेलते हैं, मुझे खेलने नहीं दिया जाता, सब बच्चे टीवी देखते हैं, मुझे टीवी देखने का भी परमिशन नहीं था। तो फोन तो होते ही नहीं थे तब उस टाइम पर। तो पापा, जिन भी गुरु को पापा मानते थे, तो मुझे अच्छा लगता था कि अगर सत्संग होता था तो मैं उनके साथ जाती थी। मुझे एक एक यूनिवर्सल एनर्जी अंदर से ही मुझे फील होती थी कि मैं उस ब्रह्मांड की एनर्जी से मैं कनेक्ट हो गई हूँ, लेकिन तब मुझे ये पता नहीं था कि ये क्या है। मम्मा मेरे, उनका नामधन था राधा स्वामी सत्संग ब्यास, वहां पे वो जाते थे, तो उनकी कैसेट्स होती थी घर पे, महाराज चरण सिंह जी की कैसेट्स होती थी। तो मैं छोटी सी थी, क्योंकि घर पे कोई भी नहीं होता था, तो मैं वो कैसेट लगा लगा लेती थी। उनका सत्संग में बहुत छोटी थी तभी मुझे सब समझ में आता था कि वो क्या बोल रहे हैं। उनका सत्संग सुनते सुनते ही मैं फिर से यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाती थी। मेरे दादी माँ आते थे जब घर पे थोड़ी देर रहने के लिए, वो मंदिर जाते थे, वो मुझे बोलते थे कि बेटा तू मंदिर चलेगी मेरे साथ, तो मैं झट से तैयार हो जाती थी, हाँ मैं मंदिर चलूंगी आपके साथ। वहां जो भजन कीर्तन होता था मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं डूब जाती थी उसमें। और वो 2 दिन जाते थे तो मैं उनको बोलते, हम चाई जी बोलते थे उनको, तो मैं उनको बोलती थी चाई जी ये रोज नहीं हो सकता, मेरा मन करता है रोज जाने को।
तो वो बोलते थे नहीं बेटा, ये 2 दिन ही होता है, मैं 2 दिन ही जाती हूँ। तो वो मुझे साथ ले जाती थी, मैं चली जाती थी उनके साथ। बहुत अच्छा कनेक्शन एक यूनिवर्सल एनर्जी के साथ फील होता था। लेकिन कभी ये मेरे अंदर ये भीतर ये क्वेश्चन नहीं उठा कि जैसे आजकल हम कहते हैं परमेश्वर परमात्मा, तो ये कौन है, ये ईश्वर कौन है, ऐसा नहीं होता था। बस यही होता था कि मैं अंदर से कनेक्ट हो जाती थी। और जब अकेली होती थी घर पे, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अकेली होती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर से मतलब मैं फैलती जा रही हूँ, पूरे रूम में फैलती जा रही हूँ। वो बाद में समझ आई ये सारी चीजें कि ये क्या होता है, ये सूक्ष्म शरीर होता है। और जब आप एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हो तो आपका ये सूक्ष्म शरीर बहुत बड़ा हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता था कि मैंने पूरा रूम ऑक्यूपाइड कर लिया। तो मैं ये क्वेश्चंस अपने पापा से करती थी, लेकिन वो मुझे समझ नहीं पाते थे। वो मुझे कहते थे कि बेटा तू जितनी है तू उतनी ही बात किया कर, इससे ज्यादा बड़ी बातें मत किया कर। ये बातें बड़े बुजुर्गों की हैं, तब करना, अभी नहीं करना है। मतलब कुछ भी करने का परमिशन मुझे नहीं था। ना ही संसार में मैं जी पा रही थी, ना ही मुझे स्पिरिचुअलिज्म में परमिशन दी जा रही थी कि चलो मैं अगर अपने अंदर जा रही हूँ तो मैं वो ही क्वेश्चन कर लूं। मुझे हर बात पे मुझे चुप करवा दिया जाता था कि बस आप अपना काम, घर का काम करो, आपको घर का काम सीखना है और पढ़ो। बस पढ़ाई का मेरे पापा को बहुत शौक था कि मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छी एजुकेशन दिलवाऊं। और स्कूल में भी मैं हमेशा फर्स्ट ही होती थी। लेकिन इनजस्टिस मेरे साथ शुरू से ही होती थी। फर्स्ट होती थी लेकिन मुझे पीछे कर दिया जाता था, किसी और बच्चे को फर्स्ट कर दिया जाता था, सेकंड कर दिया जाता था, थर्ड कर दिया जाता था। और मेरे पापा मुझे, जब मैं आती थी तो वो पूरा क्वेश्चन पेपर मेरा देखते थे। उनको पता होता था कि ये, वो मार्किंग भी कर देते थे कि इतने नंबर इसके आएंगे। तो वो अपने फ्रेंड्स को लेके रिजल्ट के लिए चले जाते थे। तो हमारे, जब हम छोटे थे तो हमें सिर्फ पूरा स्कूल इकट्ठा करके फर्स्ट सेकंड थर्ड ही अनाउंस किया जाता था। इसके ज्यादा और कुछ नहीं होता था। तो वो अनाउंस जब करते थे, ना मैं फर्स्ट, ना मैं सेकंड, ना मैं थर्ड, तो पापा को बहुत फील होता था। तो पापा बोलते थे कि मुझे अपनी बच्ची के पेपर्स निकलवाने हैं। तो जब वो वहां ऑफिस में जाके बोलते थे तो वो थोड़ा उनको होता था कि अब तो खुल जाएगा, पोल खुल जाएगी। तो वो जो कहते थे कि आज नहीं, हम कल, आप आ जाना, कल हम दे देंगे। तो अगले दिन मैं जब स्कूल जाती थी तो मुझे एक स्लिप पकड़ा दी जाती थी कि आप थर्ड हो, आप अपने पापा को ये स्लिप जाके दे देना। तो मैंने जब घर पे जाके स्लिप देनी तो पापा ने बोला कि ये क्या बात हुई, कि पहले तो मेरे बच्चे की कोई इन्होंने पोजीशन ही नहीं निकाली, मैं अपने फ्रेंड्स को लेके गया, थोड़ा प्रेस्टीज इशू भी होता है। तो पापा बोले, पापा स्कूल आ जाते थे कि नहीं अब तो मुझे अपनी बच्ची के पेपर निकलवाने ही हैं। तो वो और डर जाते थे, वो कहते थे कि आज हो नहीं सकता, या कोई ना कोई बहाना लगा देते थे, 1-2 दिन के बाद देंगे। अगले दिन मुझे स्लिप दे दी जाती थी कि आप सेकेंड हो। तो अब तो पापा को और भी गुस्सा आया, पापा चले गए, पापा ने पेपर्स निकलवा लिए और पेपर्स में मैं फर्स्ट होती थी। तो ये इनजस्टिस मेरे साथ बचपन से ही था। और ये मुझे सारी बातें बाद में समझ आई कि मुझे कहीं पे भी कनेक्ट नहीं होना था, किसी भी चीज के ऊपर ग्रिप मेरी नहीं होनी थी, इसलिए मेरे साथ ये इनजस्टिस बचपन से ही था। मतलब एक हर स्कूल में जगह से आपको मतलब हर जगह से आपको डिटैच रखा गया, मतलब डिटैच रखा जुड़ने गया, नहीं बिल्कुल दिया। जुड़ने हाँ, नहीं दिया गया। ये जुड़ने होता दिया है, गया। ये होता है, ये सबके साथ होता है, लेकिन आ, ये समझ कोई कोई पाता है। हाँ तो जी। हम ऑलमोस्ट हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम विक्टिम रोल प्ले करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ जी। मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ घटनाएं हम्म, मैंने बताई आपको अपने बचपन की, ऐसा होता रहा। उसके बाद जब बड़ी हुई तो तब भी ऐसे, जो भी पापा ने बोला कि यहाँ आपको शादी करनी है, वहां हो गई। तो वहां पे भी अटैचमेंट नहीं हुआ किसी के साथ भी, वहां पे भी कोई समझने वाला नहीं था। तो फिर मुझे ये था कि मेरे पापा ने मेरे ब्रदर्स को दीक्षा लेके दी थी, कि अपने जहाँ पे भी उनके गुरु थे उनको लेके गए, नाम दीक्षा दिलवाई। मेरे अंदर भी बहुत था, मैंने बोला पापा को मुझे दिलवा दो, कह रहे नहीं, जहां पर आपके इन लॉज लेंगे वहां पर आप लोगे। मैंने इन लॉज पे आके बोला तो वो बोले कि हम तो नहीं लेते, हम तो शिव को मानते हैं, तो हमें, हम नहीं लेते तो आप भी नहीं लोगे। मैं बहुत रोती थी, अंदर ही अंदर रोती थी, क्योंकि अटैच्ड उनके साथ भी नहीं हो पा रही थी।
स्कूल में भी मैं मैंने जॉब स्टार्ट करी, तो वहां पे भी किसी के साथ मेरा अटैचमेंट नहीं होता था। रोती थी, बहुत रोती थी। पापा को बोलती थी कि आपने मुझे किसी के साथ खुल के बात नहीं करने दी, अब मेरा मन ही नहीं लगता है। 100 का ग्रुप था जो जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था जॉब में, तो 100 के ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया था, और फिर भी किसी भी एक भी पर्सन के साथ मेरा इंटरनल अटैचमेंट नहीं था। मुझे अच्छा ही नहीं लगता था स्कूल जाके। मैं कहती थी मैं स्कूल छोड़ दूं, क्योंकि पापा ने कभी किसी के साथ मिक्सअप ही नहीं होने दिया। तो मेरे लिए तो जिंदगी एक पहाड़ बन गई थी। उसके बाद फिर मेरे इन लॉज में मेरी सिस्टर इन लॉ ने दीक्षा ली राम शरणम गोहाना से। तो उनकी चलती थी हमारे घर में। तो उन्होंने बोला कि हमें भी फोन किया मम्मा मेरे फादर इन लॉ को कि आप भी ले लीजिए। तो हमने भी ले ली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो, दीदी ने बोला है। मुझे मिल तो गई, दीक्षा तो मिल गई मुझे। तो उन्होंने राम नाम का मंत्र दिया, एक माला दी। मुझे बहुत शौक था। अमृतवाणी की बुक थी। तो मैं जब सुबह स्कूल जाती थी जॉब के लिए, तो रास्ते में मैं वो बुक पढ़ती थी, अमृतवाणी पढ़ती थी मैं। और पूरा इंटरनली कनेक्ट हो जाती थी मैं उस ईश्वर के साथ, जो कि मुझे ये पता नहीं था कि ईश्वर क्या होता है, परमात्मा क्या होता है। लेकिन उस एनर्जी के साथ मैं कनेक्ट हो जाती थी। जो उन्होंने बोला, गुरु ने बोला, मैंने वो 100 नहीं तो 100% देके वो कर दिया। और फिर मुझे हुआ कि अब इसके आगे। तो मैं गई वहां पर, मैंने कहा पिताजी इसके आगे। वो बोले कि बेटा बस राम राम ही जपना है। तो मुझे लगा कि अब यहाँ का काम मेरा पूरा हो गया, तो अब मुझे कुछ और भी करना है। उसके बाद फिर मेरे जीवन में ओशो की बुक आई। मेरी फ्रेंड देखती थी कि ये बहुत रोती है, बहुत रोती है। पर वो आंसू कुछ संसार के तो थे ही, क्योंकि संसार से कुछ मिल नहीं रहा था। थोड़े इंटरनल भी थे, क्योंकि जब भी मैं किसी भी स्पिरिचुअल जगह पे जाती थी, तो मैं किसी घर की प्रॉब्लम के कारण नहीं रोती थी। मुझे पता ही नहीं होता था कि मैं क्यों रो रही हूँ। तो मुझे उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट होना था, पीक तक पहुंचना था। ये क्वेश्चंस थे मेरे अंदर, लेकिन किसी से कर नहीं पाती थी, क्योंकि कोई मुझे नहीं समझता था। तो एक बार मैं डिप्रेशन में भी चली गई। मुझे हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया गया। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं जा रही हूँ। एक रात को मुझे ऐसा लगा कोई मेरा यहाँ से गला दबा रहा है, और मैं जोर जोर से, मेरी बेटी रिदम, उसका नाम मैं ले रही हूँ। मैं ले रही हूँ नाम, लेकिन नाम मुंह से निकल नहीं रहा है। अनकॉन्शियस हो गई। और जो जो गुरु मेरे आसपास रहे, पापा के गुरु, मम्मा के गुरु, जो भी मेरे आसपास थे, जिनके साथ भी मैं कनेक्ट हुई, वो गुरु सारे मेरे आसपास आके खड़े हो गए। मुझे लगा कि अब मैं जा रही हूँ। तो मैं अनकॉन्शियस हो गई, बेहोश हो गई। मेरे पेरेंट्स मुझे ले गए थे, उधर थी मैं। लेकिन सुबह जब मेरी मुझे आंख खुली मेरी, जागी मैं, तो मुझे लगा कि वो तो सब गुरु मुझे फिर से जीवन देके गए हैं। तो एकदम से अंदर से एक रोशनी, जैसे कि नाउ इट्स योर रीबर्थ। अब ये आपका नया जन्म है। अब आपको अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेनी है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी करनी है, और पीक पर पहुंचना है। तो ऐसा लगा जैसे पिछला सब खत्म हो गया, नया जीवन शुरू हो। ध्यान करना शुरू किया, ओशो की बुक आई, ओशो को पढ़ना शुरू किया। और फिर सेंटर का पता चला कि मेरे ही शहर में एक ओशो का सेंटर भी है, जहाँ सैटरडे संडे साधना होती है। वहां गई। बहुत घर से परेशानियां थी, कोई जाने नहीं देता था, लेकिन फिर भी चलती थी, रुकती नहीं थी, चलती थी। और वहां गई। वहां उनसे पूछा, वहां जो साधक आते थे उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा मुझे हो रहा है, कुछ बताएं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी साधनाएं की हुई थी। लेकिन वो कहते कि हम आपको कुछ नहीं बता पाएंगे, आप मूर्छल जाएंगे। वहां ध्यान साधना होती है, 7 डेज का प्रोग्राम है। मैं कहती थी मुझे कोई यहाँ नहीं आने देता, वहां कैसे जाऊंगी। रोना मेरा इतना स्टार्ट ही रहता था, रोती रहती थी। साधना में भी बैठी हूं तो आंसू ऐसे झरझर झरझर बह रहे हैं कि कुछ नहीं पता कि क्यों बह रहे हैं, इतना मैं क्यों रो रही हूँ। तो सेपरेशन तो था अंदर। दुनिया को देखती थी, दुनिया कैसे जीती है, दुनिया कैसे हंसती है। स्कूल जब जाती थी जॉब के बाद, तो
जॉब में जब मैं स्कूल जाती थी तो जो न्यूली मैरिड लड़कियां होती थी वो हंसती हंसती स्कूल आती थी, तो मैं उनको ऐसे देखती थी इतनी हैरानी भरी नजर से कि शादी के बाद कोई हंसता भी है, ऐसा भी होता है। तो फिर मैं ध्यान साधना में लग गई, फिर मैंने हिम्मत जुटाई, गई मैं साधना करने के लिए। पहली साधना जब लगाई तो अंदर से बहुत कुछ फूटा, बहुत सारे झरने बहने लगे, जो भी सप्रेशन था वो निकलना स्टार्ट हो गया। उनसे सबसे पूछा मैंने, आचार्य जो सेशंस ले रहे थे, तो मैं उनके सबके साथ मैंने पर्सनल मीट किया, उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है, मुझे आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए। तो फिर उन्होंने बताया कि बेटा, आपकी साधना बहुत अच्छी है, लेकिन आप एनलाइटनमेंट से एक स्टेप पहले रुक जाओगे। तो मैंने बोला कि अगर साधना इतनी अच्छी है तो फिर कैसे रुक सकती हूँ मैं, आप मुझे बताएं। तो उन्होंने बताया कि आप अपने लिए जिए नहीं, आपकी कुंडली अवेकन हो रही है, लेकिन ये बाधा है कि आप अपने लिए जिए नहीं हो, आपको अपने लिए जीना पड़ेगा, ये स्टेप आपको लेना पड़ेगा। और जब ये स्टेप आप पार कर जाओगे उसके बाद आपका लास्ट जंप लगेगा। तो फिर मैं लग गई अपनी साधना में। मुझे कितनी भी तकलीफ होती थी लेकिन फिर भी मैं जाती थी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बच्चों को पढ़ाना था, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और सपोर्ट नहीं था किसी का भी। लेकिन फिर भी मैं चलती रही, चलती रही। और फिर एक दिन ऐसा आया कि मुझे अंदर से, वहीं फिरोजपुर में ही, मैं जहाँ साधना में जाती थी वहीं उसी रूम में, अंदर से ओशो के साथ जो सारी साधना चल रही थी, और एक दिन ओशो ने बोला कि अब छोड़ दे मेरा हाथ, अब मेरा काम पूरा हुआ, अब लास्ट जंप तेरा लगना है तो वो तेरा अकेले ही लगेगा। तो उसी टाइम मैंने उनका हाथ छोड़ा और मैं ब्लैंक हो गई। मुझे लगा कि बस, मैं भूल गई कि ओशो कौन है। इसी को शून्य की स्थिति कहते हैं, जब हम खाली हो जाते, जब कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं बचता। तो काफी टाइम मैं खाली ही रही। फिर लास्ट में मैंने विपासना अटेंड की, क्योंकि अब मुझे मौन की स्थिति चाहिए थी। तो विपासना में तो पूरा मौन होता है, लेकिन वहां भी थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, क्योंकि इनिशियली जो साधक आते हैं उनसे चुप नहीं रहा जाता, थोड़ा डिस्टर्ब होती थी। लेकिन धीरे धीरे मैं मौन में उतर गई। घर पे आने के बाद तो मैं तकरीबन 2 साल मैंने फोन भी नहीं अटेंड किया किसी का, अपने आप में ही रही, खुद में ही समा गई। तो थोड़ी लंबी यात्रा है, एक ही हाँ जी। एपिसोड में मुझे नहीं लगता कि ये एक ही एपिसोड में हम इसको कर पाएंगे, क्योंकि आप भी पूछें कुछ ना कुछ तो धीरे धीरे आगे आगे हाँ हम चलते जी। रहेंगे। जी। हाँ जी। कोई बात नहीं, आगे हम पार्ट 2 भी बना सकते हैं इसकी। अगर सबको जी जी पसंद आई, सबने लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, सबको जी पसंद आई, सब अपने अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में। जी जी और जी जी उसके ऊपर भी हम वीडियोस बना सकते हैं जी पॉडकास्ट जी। टाइप में ही। तो तो मैं आप नरेंद्र जी, एक्चुअली क्या है कि अब ऑलमोस्ट मैं 50th की होने वाली हूँ 27 जुलाई को। तो ये हाँ पचास जी। साल का 50 साल का जो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, वो कुछ चंद ही मिनटों में कवर नहीं हो सकता। तो धीरे नहीं धीरे होगा, चलते हाँ रहे। जी। जी जी हाँ जी जी। जी, हाँ जी। आगे आगे पूछिए, नेक्स्ट चलिए मैं पूछिए। आपसे एक और क्वेश्चंस पूछता हूँ, क्योंकि मैंने भी कोई तैयारी नहीं की है। वैसे ही मेरे अंदर से जो नेचुरली क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। तो अब मेरे अंदर एक क्वेश्चन आया है कि एनलाइटेंड पर्सन में और नॉर्मल पर्सन में आप कुछ फर्क बताएं कि क्या होगा, और कैसे हम पता लगाएं कि हम एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। एनलाइटेंड पर्सन और सिंपल पर्सन में बहुत फर्क होता है। एक एनलाइटेंड पर्सन होश में जीता है, उसका हर पल होश में होता है, वो जो भी कर रहा है वो होश में कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ साधना में ही बैठा है। साधना का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जब तक आपके अंदर से सब कुछ निकल नहीं जाता तब तक साधना करनी होती है।
मीन्स कि खुद को खाली करना। जब आप खाली हो गए हैं, उसके बाद तो आपका हर कृत्य, आप जो भी काम करते हैं, वो साधना ही है। आप कनेक्टेड हो, आप 24 आवर्स कनेक्टेड हो उस एनर्जी के साथ, क्योंकि अब आपने खुद को जान लिया है, आप उस एग्जिस्टेंस के साथ एक हो गए हो। और जो सिंपल पर्सन होता है वो बेहोशी में जीता है। एनलाइटन पर्सन को अगर गुस्सा भी आएगा तो वो भी किसी कारण से आएगा, सामने वाले की बेटरमेंट के लिए आएगा। उसमें वो इंडल्ज नहीं होता, उसकी ऊर्जा खोती नहीं है, उसकी ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन हाँ एक जी। आम मनुष्य जो कि एनलाइटेंड नहीं है, जिसने अपने आप को जाना नहीं है, वो जब गुस्सा करेगा तो वो अपनी पूरी ऊर्जा खो देगा, वो बेहोशी में जिएगा, उसका हर कृत्य बेहोशी में होगा। तो अगर हमें एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ना है तो होश साधना होगा हर पल। हाँ, अगर आम मनुष्य जो जब उसको गुस्सा आ रहा है, अगर वो एक ऑब्जर्वर की तरह देख ले कि इस गुस्से में मेरी कितनी ऊर्जा बह रही है, तो वो दूसरी बार गुस्सा नहीं कर पाएगा। एनलाइटनमेंट की तरफ उसकी यात्रा चल पड़ेगी। एनलाइटनमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ी शक्तियां मिल जाएंगी। एनलाइटनमेंट का मतलब है हाँ आप जी। बिल्कुल साधारण हो गए, सिंपल साधारण मनुष्य हो गए हैं अब आप। ये है एनलाइटनमेंट का मतलब। अब आपकी हाँ जी मतलब। सहज समाधि घट गई है। हम्म, जी। हाँ जी मतलब, जब एनलाइटनमेंट का मतलब है कि हम जाग कर जीते हैं, जी। जी बिल्कुल। पल पल को जी सकते हैं तब। नहीं तो नॉर्मल इंसान मन के पीछे लगता है, जैसे गुस्सा आ गया उसमें बह गया, और प्यार आया तो उसमें बह गया, ऐसे ही आप शायद कह रहे हैं। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो नॉर्मल पर्सन है वो हर भाव में बह जाएगा, हर भाव में। हाँ जी। वो ऑब्जर्वर की तरह देख नहीं पाएगा कि ये तो एक इल्यूजन है। कोई अच्छे मोमेंट्स आए हैं वो भी बीत जाएंगे, कोई बुरे मोमेंट्स आए हैं वो भी बीत जाएंगे। वो एक ऑब्जर्वर की तरह नहीं रह पाएगा। वो दुख आएगा तो बहुत रोएगा, और सुख आएगा तो ओवर एक्साइटेड हो जाएगा। उसको ये नहीं पता चलेगा कि ये दोनों ही बीत जाने वाले हैं। वो बैलेंस नहीं बना पाएगा, वो आनंद की स्थिति में नहीं रह पाएगा। एक एनलाइटेंड पर्सन हमेशा मस्त रहेगा, आनंद में रहेगा। उसको पता है कि ये कुछ दुख की घड़ियां आई हैं तो ये परमानेंट नहीं है, दीज आर टेम्परेरी, ये बीत जाने वाली हैं। और अगर सुख की आ गई हैं तो वो ओवर एक्साइटेड नहीं होगा, उसको पता होगा कि ये भी चली जाएंगी, दोनों ही मेरी नहीं है। तो मैं क्यों ना एक समभाव बना के रखूं, समभाव में जीऊं, समता में जीऊं, बैलेंस बनाकर जीऊं और आनंद में जीऊं। अब जब हमें पता है कि कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ बीत जाने वाला है, तो फिर हम बैलेंस बनाकर जीते हैं। जी। माँ, आपकी परिभाषा में प्यार की डेफिनेशन क्या है? जी। प्योर बहुत लव प्यारा क्या सा है? क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, जो कि आजकल के यूथ को बहुत जरूरत है इस क्वेश्चन की। लव मीन्स, सबसे पहले अगर आपको खुद को प्यार नहीं करना आता, अगर आपने खुद को नहीं जाना है, आप दूसरे से प्यार मांग रहे हैं। आजकल क्या है, एक भिखारी दूसरे भिखारी से प्यार मांग रहा है, ना उसके पास है हाँ ना जी। उसके पास है। तो क्या रिजल्ट आएगा? और जो रिजल्ट्स आप देख रहे हैं ये भिखारियों के प्यार का ही रिजल्ट है। दोनों हाँ के जी। पास नहीं है और दोनों एक दूसरे से मांग रहे हैं, तो कैसे मिलेगा? तो इसके लिए भी ध्यान बहुत जरूरी है। सबसे पहले खुद से प्यार करें, सेल्फ लव करें। आप जब प्यार से भरे होंगे और सम्राट की तरह जिएंगे, सम्राट बनना है आपको, राजा की तरह जीना है। मांगते नहीं फिरना कि ये मुझे प्यार दे दे, ये मुझे प्यार, किसी के पास है ही नहीं तो कोई क्या देगा? जिसके पास जो चीज होती है वही वो दे पाता है। तो सबसे पहले खुद के ऊपर काम कर लें, खुद प्रेम से भर जाएं, ध्यान करें, खुद को क्लीन करें,
एक अच्छी सिचुएशन पर लेके जाएं। उसके बाद आप खुद ही प्रेम बन जाएं और आपके अंदर से प्यार की रेडिएशंस निकलेंगी, लव की किरणें निकलेंगी। और फिर अगर कोई अच्छा रिसीवर होगा तो वो रिसीव कर लेगा। नहीं तो अगर आप प्रेम से भरे भी पड़े हैं और आप किसी को प्रेम देना भी चाहते हैं और उसके पास पोटेंशियल ही नहीं है लेने का, तो वो एनर्जी वेस्ट ही जाएगा। आंख भी होनी चाहिए पहचानने की। हाँ, हम पात्र को पात्र नहीं देखते, लेकिन ये ऊर्जा का एक रहस्य है। क्योंकि अगर आप सेम फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आपकी ऊर्जा मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अगर आप सेम फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी के साथ इंटरेक्शन करेंगे आप उसके एनर्जी फील्ड में एंटर करेंगे, और अगर वो लो फ्रीक्वेंसी पर है तो वो आपकी सारी एनर्जी सक कर लेगा, आप में से भी एनर्जी जाएगी और उसको भी कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए वो बहुत अच्छा फील करेगा बिकॉज इट्स योर एनर्जी फील्ड, उसने अपना क्रिएट नहीं किया है, उसका नहीं है। और आपके जाने के बाद वो फिर से खाली हो जाएगा क्योंकि उसके पास अपना कुछ है नहीं। तो सोच समझकर इंटरेक्ट करें। अगर आपको अपना फ्रीक्वेंसी कोई मैच करता हुआ फ्रीक्वेंसी मिलता है तो इंटरेक्शन करें, नहीं तो अकेले रहें। क्योंकि जो एनर्जी है, हम लोग दो एनर्जी से मिलके बने हैं, मेल और फीमेल। ओके, अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर एक फीमेल एनर्जी है जो कि आपको पता नहीं है कि आपको अपने अंदर जाना है, आप बाहर से ढूंढोगे। आपके अंदर के साथ आपके अंदर की फीमेल एनर्जी के साथ मेल खाती हुई फीमेल आप बाहर ढूंढोगे, बाहर आपको मिलेगी नहीं। एंड में आपको अपने भीतर जाना है। वो दोनों एनर्जीज का मेल जो है, वो यूनियन जो है वो आपके अंदर होगा। तो इसलिए सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, अपने ऊपर काम करें, सेल्फ लव करें, खुद के साथ प्रेम करें। उसके बाद अगर कोई एनर्जी मिल जाती है बाहर सेम फ्रीक्वेंसी की, देन इट्स ओके, अदरवाइज अकेले रहें। जी। हाँ जी माँ, मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्यार और मोह में क्या अंतर है? मोह और प्यार में क्या अंतर है? इसको आप अपनी जी, भाषा में, आसान भाषा में समझाएं। बहुत प्यारा क्वेश्चन, जिसकी कि आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत है कि प्यार और मोह में क्या अंतर है। देखें, मोह मीन्स अटैचमेंट। आपको अपने परिवार के साथ हो जाती है, अपने बच्चों के साथ हो जाती है, आपको लगता है कि ये मेरा बच्चा है तो बस ये ही मेरा बच्चा है, बस ये मेरी माँ है, यही मेरी माँ है, इसी को मैं प्यार करूंगा और किसी को मैं नहीं कर सकता। ये मोह है। जब हमारी ग्रिप हो जाती है, ग्रिप मीन्स पकड़, हाँ जी। कि ये मेरा बच्चा है, बस मुझे अपने बच्चे को ही सब कुछ देना है और किसी को कुछ नहीं देना। हम अपने बच्चे के लिए दूसरे बच्चे के साथ इनजस्टिस भी कर देते हैं। सब इकट्ठा करना कि मुझे मिल जाए सब कुछ और मैं अपने ही परिवार को दूं बस, और किसी को ना दूं। इसको कहते हैं अटैचमेंट, मोह, जिसमें कि हमारी पकड़ होती है। और प्यार क्या होता है? प्यार होता है किसी कंडीशन को लगाए बिना किसी से प्रेम करना, अनकंडीशनल लव। हाँ जी। संसार में जो भी है वो पूरा संसार ही आपका परिवार है। जहां भी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, आप बिना ये सोचे समझे कि नहीं, इस बच्चे के साथ मेरी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है लेकिन ये मेरा नहीं है, इसको मैंने जन्म नहीं दिया है, तो इसके साथ मैं प्यार नहीं करूंगा, वो मोह। और अगर आप अनकंडीशनल लव करते हो, उस बच्चे को भी प्यार करते हो जिसको कि आपने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है लेकिन उसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, उसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव।
तो स्पिरिचुअलिटी में हमें यही यात्रा करनी होती है। अटैचमेंट से शुरू करते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम अटैचमेंट पर होते हैं, और यात्रा करते करते हम अनकंडीशनल लव पर पहुंचते हैं। अब जैसे हम लोग आजकल 3D 5D की बात कर रहे हैं कि धरती का एक शिफ्ट हो रहा है, बहुत बड़ा शिफ्ट, जो कि थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में हमारी धरती शिफ्ट हो रही है। और हाँ कई जी, लोगों हाँ की जी। असेंशंस हो रही हैं, है ना। कई लोग स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं। तो हम्म, लोग पूछते हैं कि मैम, मेरी तो असेंशन हो रही है, मैं तो 5D में चला जाऊंगा, लेकिन मेरे परिवार में से किसी की नहीं हो रही है, तो मेरे बच्चे और मेरी पत्नी वो तो आएंगे नहीं, तो मैं अकेला जाके क्या करूंगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब मतलब अटैचमेंट है। अभी अटैचमेंट है। हम्म, क्योंकि जो वो नया संसार बनेगा 5D, उसमें जितने भी लोग होंगे वो पूरा परिवार होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चा आपका बच्चा होगा, बस एक ही साथ ही आप प्यार करोगे, और दूसरे जो बच्चे हैं वो आपके नहीं होंगे। सभी आपके बच्चे होंगे, क्योंकि आप सेम फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करोगे। अब एक ही घर में रह रहे बच्चे, या रह रहे पति पत्नी, या रह रहे माता पिता, जरूरी नहीं है कि सेम फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करें। और तकरीबन ही आपने देखा होगा कि अगर एक पर्सन हायर फ्रीक्वेंसी पर जा रहा है, तो बाकी सारे लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, इफ दे आर नॉट एट हाई फ्रीक्वेंसी। अगर वो लो फ्रीक्वेंसी पे हैं तो वो आपको भी ऊपर नहीं जाने देंगे, आपकी टांगे खींचेंगे, आपके लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेंगे कि आप हाई फ्रीक्वेंसी में ना जा पाओ, क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा है। तो अब आपको अलग किया जा रहा है, हायर फ्रीक्वेंसी पर लेके जाया जा रहा है। तो वहां आप लव की, अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी पर रहोगे, अटैचमेंट की फ्रीक्वेंसी से ऊपर उठ जाओगे। जी। हाँ जी। आपने 3D और 5D के बारे में कुछ बताया, थोड़ा उसको और डीपली वहाँ समझाओ आप। डीपली जी। समझाएं आप उसे, 5D और 3D में क्या अंतर है, और कैसे देखें कि ये इंसान 3D में जी रहा है और हम 5D में जी रहे हैं। आपने कुछ तो बताया है कि हमारी किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होती, मतलब हम 5D में हैं, हमारी असेंशन हो रही है। मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ा सा और डीपली से लेके करते हैं। जी। आप, अगर आपकी शिफ्टिंग हो रही है तो आप एक बहुत ही सिंपल जिंदगी जीने लगेंगे। आप अपने भीतर रहेंगे। आपको लगेगा कि ये सारा संसार एक मैट्रिक्स है, ये माया जाल है। आपको कुछ भी सच नहीं लगेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे बचपन से ही ये अंदर से इंट्यूशन थी कि मैं अकेली ही हूँ, मेरी कभी किसी के साथ अटैचमेंट नहीं हुई, ये फीलिंग आपको आने लगेगी। जब आप डिटैच्ड भाव से जीने लगोगे तो आपको लगेगा कि ये संसार एक माया जाल है, मुझे इसमें नहीं फंसना है। आपको ये धरती अपनी नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि मैं किसी और प्लैनेट से हूँ। अब जैसे मुझे, जब मेरी असेंशन हुई तो मुझे ये सारी चीजें फील होती थी कि मैं इस अर्थ को बिलोंग नहीं करती हूँ। जहां से मैं आई हूँ वहां पर कोई किसी के साथ नफरत नहीं करता, कोई क्रोध नहीं है, कोई पैसे के लिए भागम भागी नहीं है, कोई पैसे के लिए एक दूसरे को मारता नहीं है, पीछे नहीं छोड़ता है। खाने पीने का जितना भी वैसे तो हायर फ्रीक्वेंसी में इतनी खाने की जरूरत नहीं होती, और अगर जरूरत है तो एक जगह पर सारी खाने पीने की वस्तुएं पड़ी हैं, आप जाइए उठाएं, जितना आपको चाहिए खाएं और चले जाएं। इतना सिंपल और इतना प्यारा लाइफ जो है वो होता है। तो ये 5D की बातें हैं, और ये 5D की बातें आपको यहीं पर एक्सपीरियंस होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपके आसपास लो फ्रीक्वेंसी है, जो लोग की आपको, जो लोग अटैचमेंट में हैं, जो लोग लो फ्रीक्वेंसी में है, जो लोग सिर्फ लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते, उनको है कि बस हमें मिल जाए, सब कुछ हमें मिल जाए, तो आपको उस फ्रीक्वेंसी से कट कर दिया जाएगा। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपकी शिफ्टिंग हो रही है, आप 5D में जा रहे हैं। जब आप पूरी ईमानदारी से जीते हैं,
सेल्फ लव करते हैं। सिर्फ आपकी अपनी दृष्टि अपने ऊपर ही होती है, आप दूसरों को जज नहीं करते कि कोई क्या कर रहा है, आप अपने लेवल पर जीते हैं। तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होनी शुरू हो जाती है और आपको फिर धीरे धीरे उस लो फ्रीक्वेंसी से कट कर दिया जाता है। बस आपको डिकोड करना आना चाहिए। हाँ जी, मतलब ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है, अपने आप ही होता चला जाता ऑटोमेटिकली है। अपने आप, बस आपको सिर्फ प्योर इंटेंशन के साथ प्योर एनर्जी में जीना है, आपका काम इतना है। पूरी बाकी ईमानदारी से। पूरी ईमानदारी से, बाकी अपने आप होता चला जाए। आपने ओशो को बहुत सुना है, आपने कहा है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, तो आपके ओशो पर क्या विचार है? जी, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन किया आपने। ओशो एक ऐसी हस्ती है जिनको हर कोई नहीं समझ सकता, खास करके जो लोग समाज के बंधनों में जकड़े हुए हैं, जो लोग अटैचमेंट में जीते हैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे लेवल पर जीते हैं जिसमें कि उनको दूर दूर तक कुछ और नजर नहीं आता। उनको लगता है कि जो हमारे जो उनकी कंडीशनिंग है वो इतनी स्ट्रांग होती है, जो कि रिजिडिटी में जीते हैं, वो छोड़ नहीं पाते। उनके ऊपर जो भी थोप दिया गया है वो छोड़ नहीं पाते उसको, उस कंडीशनिंग को। उनके लिए ओशो नहीं है। ओशो उन्हीं चीजों को तोड़ते हैं, और जो राजी है अपनी कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए, वही ओशो को समझ पाएगा। ओशो को समझने के लिए एक बहुत अच्छी हाई फ्रीक्वेंसी, हाई अच्छा आईक्यू होना चाहिए। ओशो आपको हर तरह से तोड़ के रख देंगे। उनको समझ पाना इतना इजी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम जकड़े हुए हैं इस समाज में, हम ओशो को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को खोलेंगे थोड़ा सा, उनको थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल से सुनेंगे, क्योंकि ओशो बोल रहे हैं पहाड़ के ऊपर से और हम खड़े हैं नीचे खाई में, तो ओशो आप तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप थोड़ी हिम्मत करेंगे, उठेंगे ऊपर, तो आप ओशो को समझ पाएंगे। ओशो सारी पुरानी धारणाओं को तोड़ कर रख देते हैं। जो भी धारणाएं आपने अपने अंदर बिठा रखी हैं वो सबको तोड़ देंगे, हर तरह की। तो इसलिए उनको पढ़ें, उनको सुने, और फिर देखें कि वो क्या कहना चाहते हैं, और उनके लेवल पे थोड़ा सा जाकर सुने। अपने लेवल से ना सुने, अपने लेवल से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी हाँ, हाई होती जाएगी, ओशो आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। मतलब मेन बात यह है कि हमें ध्यान करना है और अपनी फ्रिक्वेंसी ध्यान हाई करना, करनी है, तब ओशो जैसे जैसे हम ध्यान के ध्यान ऊपर। करेंगे, जैसे जैसे हम ध्यान करते जाएंगे और हमारा माइंड शांत होता जाएगा, जहाँ से भी है अपने भीतर जाता जाएगा, हम अपने भीतर स्थित होते जाएंगे। और वैसे वैसे हमें ओशो की बातें, और जिनको अभी आपकी बातें भी समझ नहीं लग रही हैं, उनको आपकी बातें भी समझ में आनी शुरू हो जाएंगी शायद। जी बिल्कुल। बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं। जब ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस लेवल पर हम लाई करते हैं ना, जिस लेवल पर हम हैं, हमें उसी लेवल की बातें समझ में आती हैं। अगर आपको किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जज कर लें कि वो गलत है। हाँ आपको समझ जी। में नहीं आ रही है, जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी वैसे वैसे आपको वो बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। और ओशो तो वैसे भी अपनी टाइम से 200 साल पहले आ गए। अब आगे जो आने हाँ वाला जी। यूथ है, उसको उसको ओशो की बातें ही समझ में आएंगी। हम्म, ओशो को बहुत पसंद कर रही है आजकल की यूथ। जी जी जी। वो बहुत खुल के अच्छे से जीना समझ। सिखाते हैं। वो ये नहीं कहते कि आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। वो किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं। वो कहते हैं अपनी खोज खुद करो, हाँ जी। अपने विचार थोपो नहीं किसी के ऊपर। अपने बच्चों के ऊपर भी नहीं थोपने, उनको अपनी खोज करने दो।
हमने बनी बनाई एक धरोहर दे दी अपने बच्चों को, अपने अंदर जो कूड़ा करकट भरा हुआ था वो सारा उनको सौंप दिया। अब वो ढोएंगे, वो सारा बोझ ढो के आगे चले जाएंगे, वो अपने बच्चों को दे देंगे। तो किस कहाँ तक जनरेशन इस बोझ को ढो पाएगी? आखिर एंड पे क्या होगा? आखिर में क्या होगा? वो फेंक देगी इसको। अगर आप हाँ जी। उसको बार बार उनको वो बोझा देते रहोगे तो फिर वो जनरेशन क्या करेगी? उस बोझे को उठाकर फेंक देगी। उनको खुद की खोज आजकल यही हो करने। रहा है। हाँ जी। जी। बहुत अच्छा लगा माँ, आपसे बात करके। बहुत अच्छे क्वेश्चन के जवाब दिए आपने। बहुत अच्छे से मुझे समझ भी आया, और होप करता हूँ कि सभी को समझ में आया होगा और सभी ध्यान करेंगे। ध्यान करके ही मुझे लगता है आपकी बातें भी उनको समझ में आएगी। अगर वो ऐसे ही सुनेंगे तो उनको ऐसे कुछ हद तक समझ में आ सकती हैं, बट उनका माइंड फिर से छांट लेगा इन बातों को कि ये बात अच्छी है, ये बात अच्छी नहीं है। जब तक वो एक हाई फ्रिक्वेंसी पर, जितना मैंने समझा है कि एक हाई फ्रिक्वेंसी पर जब तक वो पहुंच नहीं जाते, उनको आपकी बातें और ओशो की बातें समझ में नहीं आएगी। और आजकल तो हम देख भी रहे हैं कि यूथ जो है वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर, बस वो कुछ है, मैंने जो देखे हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो उनको उनको लगता है कि मुझे नहीं कुछ भी पूजा पाठ करना, मुझे तो बस अपने हिसाब से खुद को जानना है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी ध्यान करते रहें और खुद को जाने, और एक बहुत अच्छी सी लाइफ जिए। बहुत बहुत धन्यवाद माँ आपका, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सभी को पसंद आया हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बेटा। और एक संदेश हम जाते जाते जरूर देंगे कि ध्यान करके ही आप अपने आप को जान सकते हैं। ध्यान करें, खुद को जाने, खुद तक पहुंचे, और उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।